हाय एवरीवन, मेरे स्टूडियो चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th का मैथ्स का बुक लेसन 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक चर वाले द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग लेसन पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग जो है द्विघात समीकरण की परिभाषा पहले समझ लें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तथा उसका गुणांक 0 न हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है, जहां a b और c का a b एवं c एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यह आपका द्विघात समीकरण है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, इसका मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। ठीक है, तथा उसका गुणांक 0 ना हो, मतलब यहाँ जो x स्क्वायर है इसके साथ है ना कोई अंक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में लिखते हैं कि इसको इस रूप में ऐसे लिखा जाता है, जहां पर a b c जो है कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a और ये b और ये आपका c हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे भी हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x एक ही चर है। यहाँ पर देख सकते हैं x जो है यह आपका चर राशि है, एक ही चर होते हैं, इसीलिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को एक चर वाला द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसके पहचानने के भी कुछ तरीके होते हैं, चलिए हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का सबसे ज्यादा घात 2 होता है। द्विघात समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका घात जो है, यहाँ पे पावर इसको कहते हैं, ये मैक्सिमम क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा पावर हो जाता है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द्विघात समीकरण में कोई भी घात जो है ना, कोई भी पावर वर्गमूल या भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अगर द्विघात समीकरण में कोई भी घात वर्गमूल में हो या भिन्न में हो, है ना, या 2 से ज्यादा हो, तो वह जो समीकरण होगा वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो द्विघात समीकरण में सबको जानना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लेसन पे, देखते हैं लेसन 1.1 में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम उनका समाधान भी करेंगे। तो देखिए लेसन 1.1 का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझ कर लिखे। आपको यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने उतार दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बस यह समझना है, यह जानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो जैसे मैंने परिभाषा में बताया था आपको कि द्विघात समीकरण का मैक्सिमम घात, सबसे ज्यादा घात 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा या 2 से कम हो जाता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इस एक्स स्क्वायर का एक्स पे पावर क्या है आपका? 2 है। एक्स का सबसे ज्यादा घात क्या है आपका? 2 है। ठीक है, यहाँ पर जब एक्स का ज्यादा घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ x पे पावर मैक्सिमम 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7x पे पावर 5 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हम लोग इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर 7x x पे पावर कितना है? घात कितना है? 5 है ना, जबकि मैक्सिमम पावर द्विघात समीकरण का 2 होना चाहिए, है ना, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यह जो है क्वेश्चन है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप लिख लीजिएगा सिंपल, द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन 2x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 दिया हुआ है। अब यह देखने से आपको लग रहा होगा कि यह द्विघात समीकरण
नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा, इस 2x को ये अंदर वाले x + 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² हो जाता है। उसके बाद 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 6 10 और x का सिर्फ x। ठीक है, और +1 वैसे ही रह जाता है। अब आप जरा ध्यान से देखें, देखने में 2x पे पावर 2 हो गया, घात क्या हो गया, 2 हो गया, 10x + 1 दिया हुआ है। तो आप देख भी पा रहे हैं कि अब इसका मैक्सिमम पावर 2 हो गया, इसलिए यह क्या होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। यह द्विघात समीकरण क्या होगा, होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 2x - 1। ठीक है, आपको पहचानना है इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो आप नॉर्मल समझ पा रहे होंगे, इसका पावर जो है 2 है ही नहीं, x पे पावर क्या है, 2 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ x पे पावर अगर कुछ नहीं होता है तो 1 समझा जाता है ना, इसलिए यहाँ पर यह जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए 2 नंबर का सवाल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, बोला गया है निम्नलिखित समीकरण में कौन सा ax² + bx + c = 0 जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a ≠ 0 इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें लिखे। यानी कि है ना, जो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 नंबर, इसे कहा गया है कि आपको ax² + bx + c के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो उन्हें लिखें। ठीक है, और अगर नहीं लिखा जा सकता है तो उन्हें आप बता दें किसे लिखा जा सकता है, किसे नहीं लिखा जा सकता है। चलिए हम लोग 1 नंबर को उसके तरह यानी कि द्विघात समीकरण की तरह समीकरण का लिखने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इस -1 को हम = के बराबर के उधर ले जाते हैं। जब हम इसे बराबर के उधर ले जाएंगे उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। देखिए x + 1/x, x और ये +1/x को एक तरफ, ठीक है, और 6 और ये हो गया +1। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसको ऐड करने का सबसे आसान तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले x को इससे x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 ऐसे ही रह जाएगा और पूरा का बटा में क्या हो जाएगा, होल बटा x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 और 7 1 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो x है ना, इस पूरे के बट्टा में है यानी कि भाग में है, ये इधर जाकर के 7 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x² + 1 और ये जाकर के यहाँ पर 7 के साथ क्या हो गया, गुना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 7 को हम इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे। ठीक है, ताकि द्विघात समीकरण बन सके। तो x², अब यहाँ पर 7x है, इसको मिडिल में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर लगता है देखने में। तो इसको ये 7x जो है प्लस में है, तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है +1। ठीक है, और = के उधर बराबर के उधर कुछ भी नहीं बचा तो हम 0 दे देंगे। देखिए यह जो है ax² + bx, ठीक है, और +c के रूप में लिखा जा चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग 2 नंबर का दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपका 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x + 3/x = x²। कुछ इसी प्रकार दिया हुआ है, जहां पर x ≠ 0 है, x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि इसे हम जो है x² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको वही काम करना होगा। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, x²। अब प्लस में 3 रख देते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका x² था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो यहाँ पर x होगा है ना, ये भागा में होता है यानी बट्टा में, बट्टा वाला x = के उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज होगा, तो यहाँ पर ये x इसके साथ जाकर के गुना हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x² + 3 = x³ हो जाता है। इसे हम इधर ले आते हैं तो चूंकि x³ घात में है, इसको पहले रखते हैं, यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -x³ + x² + 3 = 0।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम इसे देखते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, जबकि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो समीकरण है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह समीकरण जो द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए हमें इसे x² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 3 नंबर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है x² माइनस 6x रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण में किसी भी चर राशि का जो घात है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, यानी कि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में हो जाता है तो वह जो है द्विघात समीकरण नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखें x पे पावर क्या है, इसमें देख सकते हैं x पे रूट चढ़ा हुआ है, वर्गमूल चढ़ा हुआ है। जब x पे वर्गमूल चढ़ा हुआ होगा, है ना, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो समीकरण हमें इस यहाँ पर लिख देंगे कि इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो इसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसे हम x² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसे इसका देख सकते हैं, ये आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूल पे इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अब प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उधर कितना है, x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, चलिए इसको हम जरा ब्रेक कर दें, देखते हैं x² इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। ठीक है, उधर है x² माइनस 4x प्लस 4। सभी संख्या को उठा करके इधर ले आते हैं। देखिए x² माइनस 4x प्लस 4 और ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस x² ये आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। जो देखिए जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो इधर आ करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 4 है, ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर x² प्लस में, यहाँ पर x² माइनस में, यह हो जाएगा 0। ये माइनस 4x यहाँ प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, ये प्लस 4 है, ये माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। 0 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा समीकरण क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो यह समीकरण भी है ना द्विघात समीकरण नहीं बन पाया, इसीलिए इसे हम x² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, समीकरण x पे पावर 6 दिया हुआ है माइनस x³ माइनस 2 इक्वल टू 0, चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, यानी कि हमें बताना होगा कि यह इसका चर का कौन सा पावर ले लें, है ना, कि इसे द्विघात समीकरण में हम बदल सकते हैं या द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान दीजिए कि हम x पे पावर 3 और का होल 2 ले लेते हैं, x पे पावर 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर x3 और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं x पे पावर 3 के लिए यानी x पे पावर 3 घात होगा। ठीक है, तो यह समीकरण जो है द्विघात बन सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x पे पावर 3 के लिए यह समीकरण द्विघात समीकरण बन सकता है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं कि यह समीकरण जो है x पे पावर 3 के लिए जो है द्विघात समीकरण बन सकता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहा है, 4 का 1 नंबर कि a माइनस 2 x² प्लस 3x प्लस 5 के किस मान के लिए, है ना, यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए मैंने आपको द्विघात समीकरण की परिभाषा में बताया था, है ना, कि समीकरण में जो है x² के साथ जो संख्या होगा यानी a का मान जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
अगर a का मान 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिंपली क्या करेंगे, x के साथ जो यहाँ पर लिखा हुआ है a-2, इसको हमें 0 के बराबर रख देना है। देखिए a का वैल्यू, आप नॉर्मली a जब उधर चल जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2। अब ध्यान सोचिए कि अगर a का वैल्यू हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं, 2 और 2 क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। यानी कि x के साथ जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, 0, है ना। जैसे उसका मान 0 हो जाएगा, है ना, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर 2 के लिए यह समीकरण द्विघात नहीं होगा। ठीक है। आर का जो 2 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, x/4 - x = 1/3x। इसे जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी कि ax² + bx + c के रूप में लिखना है। और इसमें हमें जो है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है x का गुणांक बताना है। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें x का गुणांक भी बताना होगा हमें, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है। क्या करेंगे, हम इस कोना कोना यानी कि इधर इधर लेफ्ट नीचे और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 3x²। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 3x² = 4 - x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 - x ही रह जाता है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे इधर ले जाते हैं। देखिए 3x² और -x इधर आके क्या हो जाएगा, +x, और 4 जो है प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा -4 = 0। यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में लिखा चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि x जो है उसका गुणांक क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका x है, ठीक है ना, तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। जब x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 होता है छुपा हुआ, है ना। तो यहाँ जो है x का गुणांक क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ये क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, 3x² + 7x + 23, ठीक है, = x + 4 × x + 3 = 2। ठीक है, इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इधर तो कुछ करना नहीं है, इसे हमें वैसे ही उतार देना है। 3x² + 7x + 23। अब देखिए यहाँ पर x + 4 और यहाँ पर x + 3 ब्रैकेट में है, यानी कि इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को लीजिए और इस दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इस x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। फिर इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x के पीछे प्लस छुपा होता है, प्लस प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और x को जब 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस x का इस दोनों से हो गया। अब क्या करेंगे, इस 4 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 4x। ठीक है, अब प्लस 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, और ये 2 जो है वैसे के वैसे ही उतार देंगे। अब इसको दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, और 1 by 1 का, और इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पर ये 7x हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे, इधर उठा करके ले आएंगे। तो हम लोग उठा कर ले आते हैं। देखिए 3x² + 7x + 23। ध्यान से देखिए यहाँ पर x² है, तो इसको जब इधर लाएंगे, इसके पीछे प्लस छुपा होता है, ये हो जाएगा -x²। ठीक है, ये 3 और 4 क्या हो गया है, 7 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट उसको जब इधर लाएंगे तो -7x हो जाएगा। ठीक है, ये 12 और 2 कितना हो जाता है, 14। 14 को जब इधर उठा कर लाते हैं तो -14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ घटाव जो करना है कर लेते हैं। देखिए 3x² यहाँ पर है और यहाँ पर एक x² घटाव में है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। क्या हो जाएगा आपका, 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7x प्लस में है, यहाँ पर 7x माइनस में, दोनों आपस में घट जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 23 है और यहाँ पे आपका 14 है ना। तो 23 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसको कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका +9 हो जाता है और = 0। तो आप देख सकते हैं यह जो है आपका द्विघात समीकरण रूप में लिखा जा चुका है। ये 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ x + 2 का होल क्यूब = x × x² + 1। इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है और x² x और x पे पावर 0 का गुणांक भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें x + 2 का होल क्यूब कर लेना है। तो आपको पता होगा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, उसको हम इसमें
लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, ये होता है एक्स क्यू यानी ए क्यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का होल क्यूब प्लस 3a² यानी कि एक्स का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, बी के जगह पर 2 होगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की जगह पर एक्स है, बी का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी क्यू होता है। ठीक है, तो 2 का क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको भी आपस में हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, एक्स को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे है ना, तो एक्स पे पावर क्यू हो जाएगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पे पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और एक्स को जब 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब इसे जो है हम लोग जरा और आगे देखते हैं। ये एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए 3 और इस 2 को गुना करेंगे, 3 दूना 6x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 4 और 3 गुना होकर के हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, और 2 पे पावर क्यू 3 जो है आपका कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इससे भी उठा करके इधर ले आएंगे। ठीक है, नॉर्मली देखिए आपका एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, ये आएगा तो माइनस में एक्स क्यू, ये आएगा तो प्लस में एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है प्लस में और यहाँ पर एक्स क्यू है माइनस में, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6x² है और x² जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसे क्या लिखेंगे 6x²। यहाँ पर देखते हैं 12x है और यहाँ पर एक x और है प्लस में ही है, तो दोनों का चिन्ह समान है इसलिए हम इसे जोड़ लेंगे, यानी कि 13x और प्लस ये हो जाता है 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको बताना होगा कि x² का गुणांक, देखिए x² का यहाँ पर जो है गुणांक क्या है, तो x² के साथ क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का आपको गुणांक बताना है, तो यहाँ पर x के साथ क्या है 13 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 13। एक बात और मैं बता दूं, अगर x के साथ यहाँ पर माइनस में 13 होता तो हम माइनस में 13 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद x पे पावर 0 का गुणांक भी आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x पे पावर 0 कहीं नहीं है, मतलब देखिए मैं आपको बता दूं x पे पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, और 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 1 8 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जो x पे पावर 0 है यहाँ पर छुपा हुआ है ना, x पे पावर 0 का गुणांक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका पूरा आंसर 4 नंबर सवाल जो है इस प्रकार था, जो कि खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में जितने भी सवाल हैं सबको जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण में बनाना है। उससे पहले ये जब जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भाषा वाले क्वेश्चन है, इन्हें पहले समझना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो ये कह रहे हैं उसको सही से समझना होगा, उसके बाद से द्विघात समीकरण में चेंज करना होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी संख्या के बारे में कुछ आपको नहीं पता हो, कुछ नहीं पता हो, उसी संख्या को हम x मानेंगे, उसी चीज को x मानेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, और तब जाकर के हम समीकरण को बनाएंगे। ठीक है, चलिए समीकरण को बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है 42 को ऐसे 2 भागों में बांटे, विभक्त करे कि एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान हो, यानी कि इसको ऐसे 2 भागों में बांटना है, ठीक है ना, कि एक भाग जो है दूसरे के वर्ग के समान हो जाए। ठीक है, अब समझिए बात को। मान लीजिए 42 है, नॉर्मल सी बात, इसको 2 भागों में हम कोशिश करते तोड़ने की, 2 अलग अलग भागों में। मान लीजिए 42 में से हम 10 रुपया निकाल दिए तो कितना बचा, तो आपका आंसर होगा सर 32। आखिर ये 32 आया कहाँ से, तो आपने क्या किया 42 में से 10 को घटा दिया, यही किया तभी तो 32 आया। अब इसमें भी आपको यही काम करना है। ठीक है, आपको 42 को 2 भागों में बांटना है, तो हम मान लेते हैं कि एक भाग, ठीक है, एक भाग क्या होता है x हो जाता है। ठीक है, तो माना पहला भाग इज इक्वल टू x। अब देखिए 42 में से मैंने तो x को अलग कर दिया, तो दूसरा भाग क्या बचेगा, सिंपल सा बात है, अगर x है तो दूसरा भाग 42 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भाग इज इक्वल टू 42 माइनस x। देखिए अगर पहला भाग 10 होता तो 42 में 10 को घटाते, हमने पहला भाग x माना है तो 42 में क्या करेंगे x को घटा देंगे। अब देखिए दोनों भाग हमें पता चल गया है।
अब हम बोला गया यहाँ पर एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है, तो क्या करेंगे, यह जो है इसके वर्ग के समान है, तो हम नॉर्मली प्रश्न से इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पर कहा गया एक भाग दूसरे भाग के वर्ग के समान है, तो हम लोग इसे कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स, ऐसा हम लोग कर देते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि पहले एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू में इतना रख देंगे। अब इसे हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स को लाते हैं, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, अब माइनस, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 42 इज इक्वल टू 0, यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, ठीक है, तो आपको इसे भी द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना है। सबसे पहले आप समझिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भागा नहीं लगती है। अब आप मान लीजिए कि एक विषम संख्या, पहला कोई क्रमिक विषम संख्या का मतलब क्या होता है, तो क्रमिक का मतलब होता है लगातार विषम संख्या। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहला अगर विषम संख्या 3 है, उसके बाद आने वाली विषम संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला विषम संख्या 5 हो जाएगा। अगर विषम संख्या 11 लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा 13 होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर विषम संख्या के बाद वाला विषम संख्या जो होता है 2 प्लस हो जाता है, उसके बाद आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो आपको पहला जो है आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, माना पहला विषम संख्या बराबर x। देखिए मैंने पहला विषम संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। जैसे कि अगर मानते हैं पहला विषम संख्या 3 है तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ मैंने पहला विषम संख्या x माना है तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, सोचिए 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लगातार विषम संख्या 2 प्लस करके आते हैं, चाहे वो विषम संख्या की बात हो चाहे वो सम संख्या की बात हो, हमेशा लगातार विषम संख्या और सम संख्या 2 प्लस करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 की बात है ना, तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से सवाल को पढ़ लीजिए, कहा गया दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तब जाकर 143 होना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना में जैसे कहा गया वैसे करना है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कहा गया वैसे कीजिए, आपका समीकरण बन जाएगा। पहला को क्या करना है x प्लस 2 से, दूसरे से क्या करना है गुना कर लेना है ना, और कितना हो जाएगा जब भी बात आएगी ना तो आप इक्वल टू दीजिए, क्या दीजिए इक्वल टू, जितना हो जाना है उसको उतना लिख दीजिए, 143 हो जाना है, ठीक है। अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई, x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, और ये 143 को इधर ले आते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 143 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह प्लस में था, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार देखिए आपका द्विघात समीकरण जो है यहाँ पे बन गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सब चलते हैं। 5 का 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दो क्रमिक संख्या का वर्गों का योग 313। अभी जस्ट मैंने आपको क्रमिक संख्या का मतलब बताया था, क्रमिक संख्या का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या, ठीक है। तो वहां पर विषम संख्या थी, इसलिए मैंने उसमें 2 जोड़ने को कहा था, क्योंकि हर विषम संख्या जो है 2 जोड़ने के बाद ही आती है दूसरा संख्या। लेकिन सिर्फ क्रमिक संख्या की बात हो, जब लगातार आने वाली संख्या की बात हो, तो आप खुद से सोचिए, अगर पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 1 जोड़ करके आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर क्रमिक संख्या की 2 क्रमिक संख्या, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माना पहला संख्या आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। पहला संख्या के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। जब अगर हम पहला संख्या x मानते हैं तो आप सोचिए दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। क्रमिक संख्या हमेशा 1 प्लस होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, दो क्रमिक संख्याओं का वर्गों का योग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गों का योग, यानी कि इसका भी इस वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, और तब जाकर के हम जब दोनों को जोड़ेंगे तब होगा 313, ठीक है। तो प्रश्न से जो कहा गया है वो कर लेंगे हम लोग,
देखिए एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। कहा गया दोनों क्रमिक संख्या का वर्गों का योग, ठीक है, इसलिए हम पहले का भी वर्ग करेंगे और दूसरे का भी वर्ग करेंगे और दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 313। जब हो जाने की बात होता है, मैं आपको कहा है कि बराबर देने के बाद वो संख्या बैठा देना है, ठीक है, 313 हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 313। अब देखिए नॉर्मली एक्स स्क्वायर को उसी तरह छोड़ दीजिए प्लस, ये देखिए ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में टूट सकता है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। पहला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दे दीजिए, फिर 2 ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर 1, ठीक है, और फिर बी का यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इज इक्वल टू 313, ठीक है। अब देखिए ये आपस में ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये 313 जो है इधर आएगा तो माइनस 313 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, और ये आपस में जो है ना जोड़ घटाव करना है, यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 313 दिया हुआ है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, जब जोड़ घटाव में दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। पहले बड़ा है 313 और छोटा है 1, इसमें से इसको घटाएं क्या हो जाएगा 312, और जो बड़ा का चिन्ह है बड़ा का चिन्ह वही को हम लगा देंगे, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, तो हो जाएगा 0। देखिए आपका यह जो है द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। इसमें अगर आप चाहे तो 2 को कॉमन ले करके 0 पे दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें भी जो है आप 2 से भागा दे दीजिए, देखिए 156। अब ये 2 जो है 0 के साथ जा करके ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब जा करके देखिए आपका जो है द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। तो ये 5 का 3 ही क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। 6 नंबर में 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन में जो है आपको द्विघात समीकरण का गठन करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसे डायरेक्ट आपको कॉपी पे उतार नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको पहले समझना होगा कि मैंने कैसे हो रहा है ताकि आप खुद से बना सके। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक आयत के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं एक आयत का, ठीक है। और आयत का जो ये जो होता है ये एरिया, इसको विकर्ण कहते हैं, ठीक है। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई, ये आपकी लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका विकर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आपको दिया गया एक आयत के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर, यहाँ पर क्या लिख देना है आपको 15 मीटर, ये कितना है आपका 15 मीटर का है, ठीक है। चलिए जो भी दिया है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। एक बात समझिए, लंबाई जो है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। मतलब आपको यहाँ एक बात समझना है, लंबाई के बारे में पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा है, लेकिन आप सोचिए जरा चौड़ाई के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, चौड़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जब हमें कुछ पता ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, उसे x मान लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है लंबाई जो है चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, चौड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या करेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को क्या मान लेना है, x मीटर मान लेना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको कहा गया है उसकी लंबाई चौड़ाई के अपेक्षा, लंबाई कितना है, चौड़ाई से 3 ज्यादा है, ऑटोमेटिक मेरा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा, जोड़ लेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लंबाई हो गया x प्लस 3 और चौड़ाई हो गया आपका x। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आयत के जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सभी कोण होते हैं, कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब आपको जो है इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है,
तो मैं एक बात देख लीजिए, जब यहाँ पर 90 का कोण बनाया, ठीक है, तो इस आधे पार्ट को सिर्फ देखिए, है ना, ये जो आधा पार्ट आपको समकोण त्रिभुज का गठन कर लेता है। क्या बनाता है? समकोण त्रिभुज बना लेता है। समकोण त्रिभुज में आपने एक रूल पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। तो कर्ण का मान जो निकालते हैं उसको, है ना, कर्ण के मान से क्या होता है, इज इक्वल टू जो होता है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए, कर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसी फॉर्मूला को हमको इसमें लगा लेना है। देख लीजिए, यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये मेरा आपका, देखिए, ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। 15 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसको पहले लिख लेंगे, है ना, मैंने क्या कर्ण लिखा है, कोई बात नहीं। 15 इज इक्वल टू, ठीक है, आधार कितना है आपका, x प्लस 3 है, इसका स्क्वायर प्लस क्या है आपका, x का स्क्वायर, ये जो है आपका अंडर रूट में होता है, ठीक है। हम लोग इस रूट को उठा के इधर लाते हैं तो ये 15 पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल जो है किसी अंक पर बराबर के उधर जाता है तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस जो है b का स्क्वायर, और आपका ये स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। देखिए, 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाता है, यहाँ पर x स्क्वायर और इसको आपस में गुना कर लेंगे, हो जाएगा 6x, और 3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9, ठीक है, और यहाँ पर आपका x स्क्वायर रह जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x यहाँ पर एक ही जैसा है, इसको क्या करेंगे, उधर उठा कर ले जाएंगे, इज इक्वल टू के नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग अब विशेष लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं, हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और ये 225 जब यहाँ चला जाता है तो माइनस 225 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। देखिए, आप सोचिएगा कि आप इसको इधर कैसे ले गए सर, एक ऐसा कोई बात नहीं, जब ये इधर जाएगा तो कोई इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, और बराबर आप इधर भी लगा सकते हैं, बराबर के बाद आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे जोड़ घटाव कर लेंगे सेल्फ, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पर हो जाता है 200 माइनस में 216 हो जाता है, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस में है, इसका प्लस में है, ठीक है, इसे यहाँ पर माइनस में 216। अब आप देख सकते हैं दो जो है हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ क्योंकि 2 में सबसे भागा लग रहा है, ठीक है, तो 2 हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। 2 से भागा देख लीजिए, माइनस 108 होगा। अब 2 को जब हम 0 के साथ ले जाएंगे तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि अब क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0। आपका जो यह समीकरण बन चुका है पूरी तरह से। चलिए, 6 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहा गया है एक व्यक्ति 80 रुपए में कुछ चीनी खरीदता है। देखिए, इसमें कहा गया कुछ चीनी खरीदता है, आपको या हमें पता नहीं है कि वो कितना चीनी खरीदता है, ठीक है। यदि उसी रुपए में, अगर 80 रुपए में ही, ठीक है, 80 रुपए, उसी मतलब 80 रुपए में ही 4 केजी अधिक चीनी पाता तो चीनी के दाम जो है, चीनी का प्रति केजी दर 1 रुपया कम हो जाता, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात है 80 रुपए में कुछ चीनी खरीदा, आपको पता नहीं कितना खरीदा, ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, 80 रुपए में जो है, जब हमें पता नहीं होता तो क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो क्या लिखेंगे 80 रुपए में x केजी चीनी खरीदा। देखिए, x केजी चीनी 80 रुपए में खरीदा तो 1 केजी चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 1 केजी, इसीलिए जो है देखिए ध्यान से, 1 केजी चीनी का मूल्य जो है आपका 80/x रुपए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, कहा गया है अगर 4 केजी चीनी, उसी रुपए में 4 केजी चीनी अधिक मिलता, ठीक है, तो आप देखिए अगर 80 रुपए में x प्लस 4 केजी चीनी पाता, ठीक है, 80 रुपए में कितना पाता है, x प्लस 4 केजी चीनी पाता, इसीलिए इसमें भी देखिए 1 केजी चीनी का मूल्य देखिए कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा 80/x+4 रुपए। ठीक है, कहा गया है 80 रुपए में x की कुछ चीनी खरीदा, तो x की मान लिया मैंने, है ना, तो 1 kg के दाम कितना हो गया 80/x, क्योंकि रुपए जितना होगा रुपए के साथ जो है ना, इसमें भागा लग जाएगा। उसके बाद 80 रुपए में अगर x+4 kg चीनी खरीदता तो 1 kg चीनी का दाम क्या हो गया 80/x+4। अब कहा गया है तो चीनी का मूल्य प्रति केजी 1 रुपया कम हो जाता, कम का मतलब है कि घट जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, है ना, नॉर्मली प्रश्न से देखिए, नॉर्मली क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 80/x माइनस 80/x+4 बराबर 1, क्योंकि अगर दाम अगर हम 4 kg ज्यादा लेते तो क्या होता, दाम 1 रुपया कम हो जाता है, इसलिए बराबर में क्या रख देंगे 1, इस दोनों को घटा करके। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इसका लसा कर लेते हैं, इसका लसा करेंगे तो क्या हो जाएगा x × x+4 हो जाता है। x को जब हम x के साथ भागा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आपको x+4 बच जाता है, और x+4 क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, 80 के साथ। तो कितना हो जाएगा, देखिए 80 और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे x+4, फिर माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पर इसको जब हम इससे भागा लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80x = 1। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 80 को जो है कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो है सब साथ में लिख दीजिए x+4 - x। ठीक है, ठीक है ना, और नीचे में आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x² + 4 = 1 हो जाता है। देखिए आपका ये और ये आपस में क्या होता है, कट जाता है, और 80 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो हो जाता है 320। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x² + 4 जो है इधर 1 से जाकर के गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² + 4, डायरेक्ट जो भी गुना होता है 1 से वही रह जाता है। ठीक है, अब हम इसे भी उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 4 - 320 = 0। देखिए आपका द्विघात समीकरण का गठन हो गया है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका 6 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 का 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसे द्विघात समीकरण में बदलना है, तो हम लोग देखते हैं। दो स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशन है, ठीक है, मान लेते हैं एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, इसके बीच की दूरी कितना है 300 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया एक रेल प्रथम स्टेशन यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरे स्टेशन तक गई, एक रेल जो है प्रथम स्टेशन क्या गई, दूसरे स्टेशन तक गई। जब रेल गई तो उसका कुछ चाल हुआ होगा, कुछ वेग होगा। ठीक है, यदि उसका वेग 5 किलोमीटर अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। देखिए जब ट्रेन पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन गई तो उसका कुछ वेग होगा, ये हमें पता नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अगर उसका वेग 5 किलोमीटर ज्यादा होता, 5 किलोमीटर अगर ज्यादा होता तो उसको 2 घंटे की कम समय लगता, यानी कि 2 घंटा पहले पहुंच जाता। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग, है ना, माना ट्रेन का वेग बराबर x किलोमीटर, ट्रेन का वेग क्या मान लेंगे x किलोमीटर। देखिए आपको दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है आपको 300 किलोमीटर, और ट्रेन का वेग है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। ट्रेन का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग। तो हम लोग यहाँ से समय निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 300/x। ठीक है, और ये आपका घंटा होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है प्रश्न से, ध्यान से देखिए, ठीक है, कहा गया है कि अगर वेग 5 किलोमीटर ज्यादा होता, तो अगर पहले हम वेग अगर x माने हैं तो अब वेग क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा x + 5। और अभी भी ध्यान दीजिए दूरी कितना है, दूरी है आपका 300 किलोमीटर और यह है आपका किलोमीटर प्रति घंटा। वेग हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपका 300 किलोमीटर है। तो अब समय कितना लगेगा, ठीक है, अब जो है आपका समय हो रहा है 300/x + 5। अब देखिए जब वेग x था तो समय इतना लगा,
और जब x + 5 था तो समय इतना लगा। और यहाँ प्रश्न में कहा है कि जब, ध्यान से, जब वेग बढ़ जाता 5 किलोमीटर अधिक होता, समय 2 घंटा कम लगता। यानी कि इसमें से अगर हम इसे घटा देते हैं, डिफरेंस 2 घंटे का होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, प्रश्न से ध्यान से देखिए, 300 और x + 5 माइनस 300/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 2, क्योंकि 2 घंटा का अंतर था जब वेग ज्यादा करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका लसा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा x × x + 5, ये आपका लसा हो जाता है। ठीक है, इससे ये चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300x, और इससे ये कटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 300 × x + 5 इज इक्वल टू 0। 300 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी बहुत इजी हो जाएगा। 300 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ x - x + 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका x² + 5x इज इक्वल टू आपका हो जाता है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका 2 होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x और x क्या हो जाता है, कट जाता है ना। तो ये 305 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा आपका 1500। क्या हो जाएगा आपका 1500। क्लियर है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यह जो है x² + 5x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² + 10x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस सवाल को 1500 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2x² + 10x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब में 2 से भागा लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा x² + 5x, और यहाँ पर 2 से भागा ले जाएगा तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। 2 0 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए जो समीकरण हुआ आपका x² + 5x माइनस 750, ये आपका समीकरण जो है बन जाता है। ठीक है, 6 का 4 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। कहा गया एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी को खरीद कर, ठीक है, 336 रुपए में बेचा। ठीक है, 336 रुपए में क्या करता है वो, बेचा है। उन्होंने जितना में घड़ी खरीदा उतना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कितने में खरीदा कितने में बेचा। कहा गया 336 में बेचा, आपको खरीदा कितना पता नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जब आपको पता ना हो कितने में खरीदा या खरीद दाम पता ना हो, तो जिसके बारे में पता ना हो उसे क्या करना है, x मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य x रुपए, खरीद दाम को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, x रुपए मान लेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग क्रय मूल्य x मान लिए हैं तो कहा गया है यहाँ पर देखिए उन्होंने जितना में खरीदा उतना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब लाभ कितना हो गया, देखिए लाभ क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य का x%, क्रय मूल्य का जितना में खरीदा उतना का लाभ हुआ, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य का x%। क्रय मूल्य कितना माना है हम लोग, x माने हैं, x का मतलब गुना होता है x/100, यानी कि x²/100 का जो है उसको लाभ हुआ है। अब आप सोचिए कि फिर बेचा होगा कितना में, अगर x में खरीदा और इतना का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य जो होता है ना, जो हम लोग बेचते हैं कोई भी चीज, है ना, तो जितना में खरीदते हैं और लाभ को जोड़ के बेचते हैं। ठीक है ना, जब लाभ होता है तो लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ के बेचते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिए कि आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, इसको देखिए क्रय मूल्य था x और लाभ कितना हो गया x²/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में x, ये 100x प्लस क्या हो जाएगा x², ये आपका क्या हो गया है, आपका विक्रय मूल्य हो गया है। और प्रश्न से कहा गया है कि 336 रुपए में बेचा है। क्या कहा गया है 336 में, तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ निकला है और 336 में आपको बेचा है। तो क्या करेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिए 100x प्लस x²/100 इज इक्वल टू 336।
ठीक है, इसको इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 336 और 00 बराबर 0। ठीक है, देखिए आपका जो है यह जो है आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, चलिए मतलब धारा के साथ जा रहा होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा जी, धारा का वेग के साथ बढ़ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाव प्लस धारा का वेग, क्योंकि जब नाव धारा के तरफ जा रहा होगा है ना, तो नाव प्लस क्या हो जाएगा, धारा का वेग बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सोचिए जब नाव वापस आ रहा होगा तो नाव को कठिनाई हो रहा होगा, क्योंकि धारा के वेग को चीर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, धारा का वेग नाव के वेग से घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत नाव का वेग x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हम लोग मान लिए। चलिए अब कहा जा रहा है कि जो नाव है ना, वो धारा के दिशा में जाकर के वापस लौटता है। तो पहले आप ये सोचिए गया कितना दूर, गया कितना दूर। और यहाँ एक और बात है, सब में जो है आपको समय लग रहा है 10 घंटा, समय कितना लग रहा है 10 घंटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम का दोनों तरफ का समय निकालेंगे। ठीक है, सोचिए ध्यान देखिए, यहाँ पर जो है धारा के दिशा में नाव का वेग, यानी जब नाव उधर गया होगा, ठीक है, धारा के साथ क्या हो जाता है x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और सोचिए कितना दूर गया, तो दूर तो गया आपका 21 किलोमीटर, है ना, तो समय कितना लगा होगा, समय हो गया दूरी बट्टा वेग, यानी कि 21 बट्टा x + 2। ठीक है, अब जब धारा के विपरीत वापस आया होगा, धारा के विपरीत नाव का वेग यह है आपका x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जब वापस आया होगा तो भी तो इतना ही दूरी आया होगा, कितना 21 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इसको कितना समय लगा होगा, दूरी बटा वेग, यानी कि 21 बटा x - 2। और सवाल में कहा गया है कि उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने से में 10 घंटा समय लगा, यानी कि जा करके वापस आने में, तो गया इतना में, ठीक है, इतना समय में, और आया इतना समय में, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से देखिए क्या हो जाएगा 21x + 2 और यहाँ 21x - 2, और कितना समय लग रहा है उसको, 2 घंटा का समय लग रहा है। यहाँ पर देखिए लॉसा हो जाएगा x + 2 और x - 2। ठीक है, x + 2 से x + 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x - 2 और 21 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 21x - 42, ये आपका इसमें कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x + 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 21x, ठीक है, और प्लस 42 बराबर में 10। ध्यान से देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है, 21 और 21 हो जाएगा आपका 42x। और एक बात, ये आपका x + 2 और x - 2, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है a² - b², यानी कि x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होता है 4 = 10। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² को अब हो जाएगा 10x² - 40, ठीक है, = क्या हो जाएगा 42x। ठीक है, अब जो है इसे हम इधर उठा के ले आते हैं, देखिए 10x² - 40, है ना, अच्छा इसको हम लिखते हैं -42x - 40 = 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब में 2 से डिवाइड लग सकता है, तो 2 कॉमन लेते हैं,
ये हो गया आपका 5x² माइनस 21x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए आपका 2 जब 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5x² माइनस 21x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका समीकरण बन जाता है, ठीक है। 6 नंबर का जो है 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कहा गया है हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर किसे एक्स मानेंगे इसे पहले समझेंगे। कहा गया है महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा समय कम लगता है, यानी कि मजीद को बारे में हमें पता है, मजीद के बारे में क्या पता है, मजीद को जो है 3 घंटा समय कम लगता है, लेकिन महीम को कितना लगता है ये हमें पता नहीं है। तो मैंने जैसे कि कहा है कि किसी के बारे में जब पता ना हो, है ना, तो ही उसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महीम को कार्य करने में लगा समय, ये मान लीजिए आप x घंटा, ठीक है। उसके बाद फिर मजीद को कितना हो जाएगा, सोचिए, फिर मजीद को कितना हो जाएगा, तो मजीद को जो है 3 घंटा कम लगता है, किससे, महीम से। तो क्या करेंगे, महीम से 3 को घटा लेंगे, यानी कि x माइनस 3 घंटा जो है आपको मजीद को लगता है। और जब दोनों मिल करके काम करते हैं तो 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी काम करने की बात होती है, कार्य करने की पद्धति में, है ना, हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार, इस दोनों को एक बट्टा में रख देते हैं, ठीक है, और दोनों को जोड़ करके जितना कहा गया उतना कर देंगे, है ना। देखिए सिंपल सा बात है क्या, कि महीम प्लस मजीद करना होगा। महीम प्लस मजीद को कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है। देखिए ध्यान से, महीम प्लस मजीद, ठीक है, इसको जो समय लगता है यह पूरा पूरा कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। प्रश्न से क्या करेंगे, इसके हमें बनाना है आपको द्विघात समीकरण। तो क्या करेंगे, यह जो x है इसको लिखेंगे 1/x प्लस हमको मजीद को भी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और ये जो है इसको हम सबको एक के बट्टा में रख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है आपका ऐसा सवाल बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नीचे का लसन निकाल लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पर आपका 1/2 ही रहेगा। ध्यान से देखें, x से x कट जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई करके x माइनस 3 ही हो जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, कितना बचेगा, x बचेगा, यानी कि प्लस x, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, इसको आपस में ऐड कर लेना है। देखिए x और x हो जाएगा आपका 2x और माइनस 3, और नीचे में x को गुना कर लेंगे, x² माइनस 3x इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है। अब देखिए ध्यान से जरा सा, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे गुना कर लेंगे, x² माइनस 3x, इसको जब 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 6, ठीक है। अब इसे उठा करके जो है हम इधर ले आएंगे, क्लियर है, ठीक है। x² माइनस 3x और 4x हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x² ये दोनों माइनस में है, जब कोई संख्या दोनों संख्या माइनस में होगा तो उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपका जो है आपका समीकरण बन चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। 6 का 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। आप यहाँ तक पढ़े हैं, इकाई का अंक दहाई की अपेक्षा 6 अधिक है, यानी कि इकाई के अंक के बारे में बोल रहा है कि दहाई से 6 ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दहाई का अंक कितना है हमें पता नहीं है। और जैसे कि हमें पता है कि जब जिसके बारे में पता ना हो उसे हम लोग जो है x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माना दहाई बराबर x, दहाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और इकाई के बारे में क्या करा है कि दहाई से 6 ज्यादा है, तो इकाई क्या हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 6, ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 6। चलिए उससे पहले कि हम सवाल को बनाए आगे, हम आपको एक बात बताते हैं। मान लीजिए कि हम एक संख्या लिखे हैं 26, एक संख्या लिखे हैं
26, ठीक है। और 26 का जरा स्थानीय विस्तार करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो यह होता है 2 गुने 10 प्लस 6, मतलब इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक में हमेशा 10 से गुना होता है। क्या होता है, 10 से गुना होता है। इस बात का जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक x प्लस 6 है, ठीक है। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हम जरा इसको मिला करके बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। संख्या में क्या होता है, इकाई का अंक जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। इकाई का अंक जो है आपका x प्लस 6 है, उतना रहेगा। अब प्लस, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है और दहाई के अंक में 10 से गुना होता है, यानी कि x में क्या हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 और a मिलकर के हो गया 11x प्लस से, यानी कि संख्या यह हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सवाल को पढ़ लीजिए। कहा गया है इकाई का अंक और दहाई के अंक के छोड़ी कहता था दोनों अंकों का गुणनफल 12 से कम है, 12 से कम है, संख्या से 12 कम है। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 6 बोला गया, दोनों संख्या का गुणनफल यानी इकाई और दहाई का गुणनफल, इकाई और दहाई का गुणनफल संख्या से 12 कम है, संख्या से 12 कम है। संख्या क्या है आपका 11x प्लस 6, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, 12 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 12 को घटा देंगे, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 11x और ये हो जाएगा -6, सबको उठा के इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 11 आएगा तो -11x और प्लस 6 = हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आपस में ये भी फिर से प्लस माइनस होगा, इसको कर लेंगे 11x स्क्वायर, देखिए इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, इसलिए इसमें से ये घट जाएगा, -5x प्लस 6 = 0। यह आपका समीकरण जो है बन। 6 का 8 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। कहा गया है 45 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेल का मैदान है। सबसे पहले देखिए, इसे समझने के लिए मैं आपको एक आयत बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक आयत है, इसमें कहा गया है कि 45 मीटर लंबा, ठीक है, ये मान लेते हैं 45 मीटर है, ठीक है। और चौड़ा कितना है आपका, ये 40 मीटर है, ठीक है, खेल का मैदान है। उसके बाद बोला गया है एक आयताकार खेल में बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, बाहर से, ठीक है, समान चौड़ाई का एक रास्ता हम बना देते हैं, बाहर से समान चौड़ाई का जो है हम लोग एक रास्ता बना देते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, ये आखिर रास्ता का लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है ना, ये रास्ता का जो है ये दूरी जो है हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो चौराहा का जो लंबाई है हमें कुछ मानना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रास्ता का, ठीक है, रास्ता का चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना दूर कुछ समान है, चारों तरफ क्या है, समान है, तो इधर भी x हो जाएगा, इधर भी मान लेते हैं, इधर भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, माना रास्ता का चौड़ाई बराबर x, ठीक है, रास्ता का चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब रास्ता का चौड़ाई x मीटर बढ़ गया, इधर x मीटर इधर बढ़ गया है ना, और लंबाई में भी इधर सब जगह x मीटर बढ़ गया, तो पूरे जमीन का लंबाई क्या हो जाएगा, है ना, सोचिए। इसीलिए मैदान का लंबाई, देखिए मैदान का लंबाई आपको 45 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, खेल के मैदान की लंबाई कितना है, 45 मीटर। लेकिन सोचिए कि रास्ता सहित सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मैं कर दूं, ध्यान दीजिएगा, रास्ता सहित मैदान का लंबाई, देखिए यहाँ से यहाँ 45 था, यहाँ से यहाँ कितना है 45, इधर भी x बढ़ गया, इधर भी x बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगा 45 प्लस 2x, ठीक है। रास्ता सहित जो है मैदान की लंबाई हो जाएगा 45 प्लस 2x, ठीक है। और रास्ता सहित मैदान का चौड़ाई क्या हो जाएगा 40 प्लस 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, है ना, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल,
देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, 45 प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x। ठीक है, इसे हम गुना करके लिख लेंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, आपको दिया हुआ है ध्यान से, 45 प्लस 2x और ये है 40 प्लस 2x। 45 को जब हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, 1800। ठीक है, उसके बाद 45 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90x। ठीक है, फिर 2 को जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 80x और 2 को जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए यह जो है आपका रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब नॉर्मली जो है हम लोग ध्यान समझिएगा, अब सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल, सिर्फ जो मैदान का क्षेत्रफल होगा तो सिर्फ मैदान का लंबाई और मैदान का चौड़ाई होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 45 गुने 40। ठीक है, 45 गुने 40 यानी कि 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1800। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, जब सिर्फ हमें जो है रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है, रास्ता का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, 450 वर्ग मीटर। ठीक है ना, और जो रास्ता का क्षेत्रफल होता है इस प्रश्न के अनुसार ये पूरे रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल और माइनस जो है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा में से यानी कि इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, प्रश्न से 1800 प्लस 90 इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 170x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1800। अब देखिए आपको ये आपको जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल निकलता है, और चूंकि रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे रास्ता का क्षेत्रफल। देखिए 1800 प्लस में 1800 माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये उठ के इधर आ जाएगा। देखिए इसको पहले लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 170x प्लस माइनस 450। ठीक है, अब देखिए ये सभी जो है हम 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इज इक्वल टू 0। 2 जो है 0 के साथ हो जा करके मिल करके 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का जो समीकरण बनता है 2x स्क्वायर 85x माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है लेसन 1.1 द्विघात समीकरण का इसी प्रकार समाप्त होता है। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझे। ठीक है, और फिर जाकर के उसे बनाएं। ठीक है, उतारने की कोशिश ना करें, उतारने के चक्कर में ना रहें, समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए आप कोशिश करिए, ठीक है ना, इसको बनाइए फिर से, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त होंगे जो आपके साथ क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो अगर आपको भी इस वीडियो से अगर मदद मिली है तो उनको भी ये वीडियो जो है शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।